डोवाल जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है और भारत की नागरिकता को लात मार चुका है। तो अब आप समझ लीजिएगा, अगर मैं किसी पाकिस्तानी से हेलो हाय कर दूं तो देशद्रोह का मुकदमा में लटका दीजिए। दिल्ली छोड़कर कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, दिल्ली में सुनो यार, जिक्र आया है अजीत डोभाल का, जिक्र आया अजीत डोभाल का, इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ओहदे पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बेटे के पाकिस्तानी आतंकवादियों के फाइनेंसर सैयद अली अब्बास से सीधे संबंध। ये कह रहा हूं, लगता है घुसपैठिया ढूंढने का कार्यक्रम अब ग्लोबल हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय बन चुका है और बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से अगर इंडिया परेशान है तो उधर सत्ता में आए बड़े मियां डोनाल्ड ट्रंप इसी कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने अमेरिका की घुसपैठियों पर अब लगाम लगाने का कार्यक्रम प्राथमिकता में ले लिया है। तभी आपने जो वीडियो में देखा वो सज्जन कह क्या रहे हैं, उन्होंने यही मुद्दा उखाड़ लिया है और उनका सवाल है कि 2 बार अब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। शेख हसीना से पहले सत्ता में जब बनी हुई थी, ये घुसपैठिया बंद करने का मुद्दा उठाया क्यों नहीं गया? इसके अलावा भी इन्होंने अपने अभिव्यक्ति की आजादी का सुखद इस्तेमाल करते हुए ना जाने कितने सवाल और किस किस महापुरुष के बारे में पूछ लिया। जरा सुनिए तो सही, ये चिंतक हैं, विचारक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले शख्स हैं? क्या हैं? कुछ भी हो, लेकिन साहसी तो हैं। असल मामला क्या है कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर से कहा कि वहां ट्रंप के साथ में एक बात कीजिए कि जो हमारे 20,000 भारतीय हम ले आएंगे उनको यहाँ, लेकिन साहब ये शोर शराबा मत बचाइए, टीवी अखबारों में चर्चा मत बनाइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जिस तरीके से भारत में 850 साल पुरानी मस्जिदों, 800 साल पुरानी क्या कहते ईदगाह नहीं कहेंगे तो मजार है ना, आप उस पर हिंदू मंदिर होने का दावा ठोक सकते हैं अपने समर्थकों को खुश करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकी का चुनाव लड़ा है मुझसे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेशी जो अवैध रह रहे हैं उन्हें एक एक को उठाकर भेजूंगा। तो बाकायदा ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ में डोनाल्ड ट्रंप भारत के 20,000 उन नागरिकों को भेजने की पहली किस्त में, जिनको भारत की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो अवैध गुजरात के और फिर पंजाब के लोगों की बड़ी संख्या अमेरिका के अंदर है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि गुजरात के लोग सबसे बड़ी संख्या में अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ किए हुए हैं। गुजरात के लोग, गुजरात की जो माँ बहनें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, पटना, देहरादून, पूरे भारत में जो सर पर घर घर लेकर के मसाले और सामान बेचने का काम करते हैं, वो भी गुजरात की माँ बहनें बेटियां हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ये मानते और दावा करते हैं कि गुजरात सबसे संपन्न है, तो सबसे संपन्न राज्य के लोग सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करके क्यों चले गए? अगर गुजरात सबसे ज्यादा संपन्न है तो गुजरात की माँ बहन बहु बेटियां सर पर फेरी लगा लगा कर घर सामान बेच करके अपना पेट और परिवार को पालने के लिए क्यों विवश है? बीजेपी तो भारत में ढूंढ रही ना बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को। मैं उसमें भी जो आपने कहा, देखिए ढूंढना अलग बात है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलते हैं तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने 20,000 से ज्यादा अवैध भारतीयों की सूची पकड़ा दी। और मैं आपके माध्यम से दावे से कह सकता हूं, हमारे देश के महामानव जो
साक्षात ऊपर वाले ने भेजा, ईश्वर ने दांत के माध्यम से, माँ की कोख से भी नहीं निकले। वो कई मर्तबा यहाँ से बांग्लादेश जा चुके हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकातें हुई। आज तक नरेंद्र मोदी बताए, क्या नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के 20 लोगों की सूची भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सौंपी है क्या? बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, ये उसी प्रकार की काल्पनिक बात है जिस तरीके से 2022 में तक जब तक माँ जिंदा थी मोदी जी की, तब तक उन्होंने कहा ये मेरी माँ, कैमरा लेके बताते थे। हमें क्या पता उनकी माँ हीराबेन कौन है, पर कैमरा लेके मोदी जी ने कहा ये मेरी माँ, मेरी जननी है। और जैसे माँ का देहांत हो गया मई 2024 में, उन्होंने कहा मैं गलतफहमी का शिकार था, उस महिला ने मुझे जन्म नहीं दिया, वो मेरी जन्मदाता नहीं है, वो मुझे भगवान ने बाकायदा कोरियर से भेजा है, बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ, कोरियर से भेजा, जन्म लिया नहीं है। तो अब आप समझ लीजिएगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये कल्पना कर सकते हैं कि वो हीराबेन ने उन्हें जन्म नहीं दिया, बल्कि वो साक्षात भगवान ने ऊपर से भेजा है। जैसे ऊपर से ओला गिरता हो, जैसे वर्षा गिरती है, ओस गिरती है, ऐसे वो टपके हैं। तो जो ऐसी कल्पना रख सकता हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठी की हवा खड़ी कर सकता है। लेकिन मुद्दा भी वो नहीं है। बड़ा मुद्दा इस बात का है, देखना रोचक होगा कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल करके, पैर पकड़कर, गिड़गिड़ा करके कि भाई भारतीयों को वापस भेजना पर शोर मत मचाना, ये बात समझा सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव में वादा करके आया कि एक एक को लात मार के निकालूंगा, वो भारतीयों को वहां से जब भेजेगा तो पूरे बैंड बाजे और टीवी अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाला है कि पहली किस्त में 20,000 भारतीयों को भेजा है। लेकिन चिंता की बात क्या है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 7.25 लाख अवैध भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। न केवल रह रहे हैं, वो भारत में अमेरिका से विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश का भर रहे, पैसा भेज करके। अमेरिका के अंदर 3.5 लाख, करीब 3,30,000 ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। एक एक विद्यार्थी 40-40 लाख रुपए खर्च करता है। अमेरिका में न केवल काम धाम करके हम अमेरिका को चलाने का काम भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के जो शिक्षण संस्थान है वो बहुत बड़ी संख्या उनकी भारतीयों पर निर्भर है। और बावजूद इसके जो हस्र भारत की तानाशाही व्यवस्था में हो रहा है, 850 साल पुरानी मस्जिदों पर आप मंदिर होने का दावा कर सकते हैं। एक ही दिन में एप्लीकेशन लगाओ, जज के पास कोई काम नहीं है, जज सुनवाई कर देगा। वो एप्लीकेशन पर जज ने जो ऑर्डर किया, डीएमबी, एसपी, डीएसपी सब खड़े हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं है। मतलब आप मस्जिदों के नीचे, मजारों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करेंगे। इसको हमको देखना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम उस ओर जा रहे हैं, हम उस ओर जा रहे हैं जहां विश्व में सबसे बड़ा डंका बजाया जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग भारत में गंगा में स्नान करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि गंगा में डुबकी लगाना विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा, और दूसरी तरफ विश्व रिकॉर्ड बनता है विज्ञान की तरक्की को लेकर के। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश की मौजूदा व्यवस्था न केवल 850 साल पुराने मस्जिद और मजारों पर दावा ठोक रही है मंदिर का, बल्कि हमको मूर्ति काल में 10,000 साल पीछे लेकर जा रही है। सवाल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, विश्व के 60 देशों के राजनयिकों को उन्होंने बुलाया इज्जत के साथ में, और नरेंद्र मोदी जो गले पड़ता था डोनाल्ड ट्रंप के, नरेंद्र मोदी को बुलाना दूर, लेकिन नरेंद्र मोदी से बड़ी औकात मुकेश अंबानी की है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। तो मुझे लगता है अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का एक लाला की हैसियत पूरे भारत की मोदी सरकार से बहुत बड़ी है। दूसरी बात, जरा कल्पना करो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर भारत के 7.25 लाख लोग और अमेरिका से भगाए गए, और ये आंकड़ा अगर हमारे दोस्त के मुताबिक 25 लाख पहुंचा, तो 25 लाख बेरोजगारों की फौज अमेरिका से आएगी, और जो अरबों डॉलर प्रति वर्ष वो हमारे देश में भेज करके विदेशी मुद्रा भंडार को भर रहे हैं, तो हमको लगता है कि उनके आने से दोहरा नुकसान होने वाला है। एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा, और दूसरे में भारत पहले जो करोड़ों की बेरोजगारी में है, इनमें लाखों की बेरोजगारी की संख्या और खड़ी हो जाएगी। हमारी छोटी सी यूनियन भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, सबसे पहले भारत में हमने सवाल उठाया,
खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और तब का डेमोक्रेटिक कानून बना है 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून। उस कानून में खेती हर मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है। उसमें 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन न लेने का प्रावधान है। उसमें फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुफसली खेती और सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध है और उसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन निदान की गारंटी है और उसमें भारत के सारे केंद्रीय कानून को शामिल करने का प्रावधान है। और आपको बता दूं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनकी सारी जमीनें छीनने वाली थी उस कानून के धारा 24(2) के तहत। इसलिए नरेंद्र मोदी को लाया गया। मैंने तब क्या कहा था कि जमूरा आएगा, सरकार बनाएगा, कानून को तबाह कर देगा, और वही हुआ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नवीन, शायद आप भी रहे होंगे कई पत्रकार, मैं पहला व्यक्ति उस संवैधानिक बेंच के गलत फैसले के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा की अगुवाई में मैंने कहा यह फैसला गलत है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो आप कह रहे हो, राजधानी दिल्ली और देश के अंदर गरीबों को घर बनाने की छूट, झुग्गी डालने की छूट, अनाधिकृत कॉलोनी में घर बसाने की छूट, ये कांग्रेस ने दी है। आज भाजपा पर आम आदमी पार्टी के राज में आप दिल्ली में एक भी नई झुग्गी बस्ती और एक भी अनाधिकृत कॉलोनी खड़ी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जिन किराएदारों को लालच दिया जा रहा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, मैं उन लाखों किराएदारों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अभी जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों में कभी दिल्ली में घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि नई कॉलोनी बसने का। आपको बड़ी खुशी होगी कि आपके धर्म के लोगों को 18,000 रुपए दिया जाएगा। कौन से धर्म के लोग? पुजारियों को मतलब दलित पिछड़ा कमाए और पंडितों को केजरीवाल सरकार दे देगी। धर्म का विकास हो रहा है। एक मिनट, मैं तो उसके शुरू में देता हूँ। मैं ये मेरे को लगा कि अब हर घर को दिल्ली को, ये क्यों बोलते जाति धर्म, हर घर के दिल्ली वासी को अपने घर में को, क्योंकि रोजगार तो उसे मिलेगा नहीं, अपने घर को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में आप तब्दील कर दीजिए ताकि 18,000 रुपए लेने का हक बन जाए। ये कैसे? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपके बारे में, ये जो वक्फ बोर्ड जो मौलवियों को पैसा मिलता है वो कोई सरकारें नहीं देती, तो वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड देता है। अब आप होड़ में लग जाओ और कहो कि भैया हम मंदिर को भी देंगे, हम गुरुद्वारों को भी देंगे, तो जरा पूछिए लाला जी को, पैसा कहाँ से लाएंगे लाला जी? आप बनिए है, रेवेन्यू जनरेट करना आता है ना, कहाँ से लाएंगे लाला जी पैसा? इसलिए ये बहुत विचित्र स्थिति है। मैं बहुत हैरान हूँ। और फिर मेरे मन में आया कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं गरीब के घर में, जिसके घर में बेटा बेरोजगार होगा, मैं कहूँगा अपने घर को मंदिर बना दो, घर का सारा सामान अलग कर दो, जमीन पे बिछौन बनाओ, 18,000 महीने तो आएगा कम से कम। क्या लगता है आपको 2015-2020 से इस बार का 2025 का रिजल्ट अलग होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर मोदी नीचे अरविंद, इस बात को आपको हमको समझना पड़ेगा। वो एक ताकत, एक फोर्स है, और बाकी लोग मजबूरी में उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ये दुखद आते कह दिया कि कौन कह रहा है, मैं व्यक्तियों के नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद ही कहते हैं हमारा परिवार संघ से जुड़ा है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैं तो आपको बता दूं कि मैं अन्ना एपिसोड का हिस्सा रहा हूँ। मैंने एक बड़ी मैगजीन में माफी मांगी है, क्योंकि मुझे जब बाद में पता लगा कि विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके वन ऑफ द चेयरपर्सन थे अजीत डोभाल, जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है और भारत की नागरिकता को लात मार चुका है, तो अब आप समझ लीजिएगा, अगर मैं किसी पाकिस्तानी से हेलो हाय कर दूं तो देशद्रोह का मुकदमा में लटका दीजिए। दिल्ली छोड़कर कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका। सुनो यार, जिक्र आया है अजीत डोभाल का, जिक्र आया अजीत डोभाल का, इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ओहदे पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बेटे के पाकिस्तानी आतंकवादियों के फाइनेंसर सैयद अली अब्बास से सीधे संबंध। ये कह रहा हूँ